अस्सलामुअलैकुम। प्याम रमज़ान में खुश आमदीद और मैं हूँ आपकी होस्ट माविश निसार। आज 16 रमज़ान है। एक एक दिन एक एक लम्हा करके माह रमज़ान गुजरता जा रहा है, बल्कि हाथों से फिसला चला जा रहा है। और हम सब की ये कोशिश है कि अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत में रखे, हमारी गलतियों को माफ़ करे। हमसे जो अनजाने में या दानिस्ता में भी कोई छोटी बड़ी गलतियाँ होती हैं तो अल्लाह पाक उन्हें नज़रअंदाज करे और हमें माफ़ करे। और जैसे कि दिनों दुनिया के हवाले से हमारी ट्रांसमिशन में हमारा मौजू होता है, हमेशा कोई ना कोई एक अहम टॉपिक हम लेते हैं। तो आज का मौजू है सदका, फ़ितर और इत्काफ़। इन तीनों चीज़ों का आपस में कोई कनेक्शन है, नहीं है, किस कदर अहम है ये तीनों चीज़ें। सदक़े के हवाले से हम बहुत कुछ सुनते हैं कि सदका इंसान को मुसीबतों से, अनदेखे मुश्किलात से बचाता है। फ़ितराना क्या है, कितना ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, वाजिब है, इन तमाम तर सवालों के हम जवाब लेंगे। राय मंजूर नासिर साहब हमारे साथ हमेशा की तरह, रोज़ाना की तरह मौजूद हैं, हमारे इस ट्रांसमिशन का हिस्सा हैं और बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की ट्रांसमिशन का तिलावत कलाम पाक से। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद शहबाज साहब। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि तिलावत का आगाज़ करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान। अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من
وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी। बहुत खूबसूरत कलाम और बहुत खूबसूरत अदायगी। कलाम तो खैर है ही अल्लाह का और वो तो हमेशा से तमाम जहानों के लिए रहमत है, खूबसूरत भी है और बाबरकत भी है। तो जनाब अब बढ़ते हैं हदीया नात की जानिब और आज हदीया नात पेश करने के लिए एक बहुत छोटी सी नन्ही मुन्नी सी बच्ची जो है वो हमारे साथ मौजूद है, हमद पेश करने जा रही हैं। मैं बात कर रही हूँ शेख आमना मुनीर की और आप सोशल मीडिया पे बहुत फेमस हैं, टिकटॉक पर आपके बहुत सा जो हमदिया और नातिया जो मटेरियल है वो अवेलेबल है। तो आमना आप हम शुरू करें। रब्बा माफ जा कर मेरे जुर्मानू, बेशक मैं ओ गनहारा जिदे वास्ते कुल कायनात बनाइया ओदी आल दा मैं हुबदारा। मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। हवा बसता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, हवा बसता है उम्मीद मेरी तेरे करम से, तेरा हूँ फ़कत तेरा परस्तार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ। एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक तेरा इशारा हो और आसान हो मंजिल, एक लहर उठे और मैं उस पार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ खताकार हूँ मौला, मैं बंदाए जिनसे मैं गुजर जाऊँ वो दर खोल दे मुझ में, जिनसे मैं गुजर जाऊँ वो दर खोल दे मुझ में, खुद अपने ही रास्ते की मैं दीवार हूँ मौला, मैं बंदाए
दाए आसी हूँ। फिर तू मेरी माँ को तवानाई अता कर, फिर तू मेरी माँ को तवानाई अता कर। बरसों नहीं सदियों से मैं बीमार हूँ मौला, मैं बंदाए आसी हूँ, खताकार हूँ मौला, मौला मैं बंदाए आसी हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत खूबसूरत। आमना, बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी और हमारी दुआ भी है कि आप मज़ीद तरक्की करें और मज़ीद आपका जो वो कलाम है, आपका जो टैलेंट है, हुनर है, वो ज़्यादा पॉलिश होकर सामने आए। जनाब अपने मौजू की जानिब बढ़ेंगे। हमें बात करनी आज सदका, फ़ितर और इत्तकाफ़ और इन तीनों चीज़ों की अहमियत क्या है इस्लाम में, हमारे लिए क्या अहकामात हैं। इस छोटी सी ब्रेक के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पयाम रमज़ान में हमारा आपका साथ जारी है और जनाब बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। राय साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राय साहब, सदका फ़ितराना या सदका फ़ितर और इत्तकाफ़ दोनों बड़ी अहम चीज़ें हैं, लेकिन ये फ़ितराना जो है ये हमें सबको रमज़ान में ही याद आता है और ये कहते हैं, जो सुना है आज तक, कि ईद की नमाज से पहले पहले आप फ़ितराना अदा कर दें। तो क्या वाकई इसका कोई वक्त मखसूस है या सारे साल में आप कभी भी पे कर सकते हैं? इस तरह से है कि फ़ितराना हमें इसलिए याद आता है रमज़ान में क्योंकि ये देना ही रमज़ान में होता है। अब जैसे देखें ना, रोज़े हैं, सही, तो फ़र्ज़ रोज़े तो रमज़ान में ही होंगे। हज का जो महीना है उसके महीने में हज होगा, तो इसका फ़ितराने का, अच्छा, फ़ितराने की जो साइंस है इसके पीछे वो ये है बुनियादी तौर पे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हमसे बहुत सारी ना कोताहियाँ हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी। आपको रोज़ा तो एक कंप्लीट है ना आपका, आँख का रोज़ा, कान का रोज़ा, हाथ का, पाँव का, हर चीज़ का। इवन देखें ना, आपको कोई चलते चलते गाने की आवाज़ आ गई, किसी और चीज़ की आ गई, कोई ग़ीबत आपने सुन ली, ना चाहते हुए कोई गुनाह हो गया, खुदा न खास्ता, चाहते हुए जैसे आपने कहा दानिस्ता तौर पे, तो फरमाया कि ये उनका ना किसी में कफ़ारा होता है, ये उस खाली जगह को पुर कर देता है। अच्छा, एग्जैक्टली। और हमारे जो देसी उलमाए कराम हैं वो उसका ये बताते थे समझाने के लिए, बल्कि बताते हैं कि भाई आपकी इबादत जो है ना वो ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी होती है। अच्छा। और जब आप ये देते हैं ना तो वो फिर अल्लाह ताला के यहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए बहरहाल ये इसको वाजिब का दर्जा दिया गया, यानी फ़र्ज से थोड़ा सा कम। सही। अच्छा, इसके में बहुत कन्फ्यूजन है फ़ितराने में। जी जी जी, बिल्कुल। इसलिए हमने कहा कि थोड़े इस टॉपिक को जल्दी लेना चाहिए। बिल्कुल, हाँ। अच्छा, कन्फ्यूजन ये है कि आप जितनी किताबें पढ़ेंगे आपको हर एक में अलग अलग मिलेगा। अच्छा। अक्सरियत किताब वालों ने जो उसमें कन्फ्यूजन फैलाई है वो ये कि उन्होंने कहा जी हर एक पे फ़र्ज है। अच्छा। या वाजिब है। ये हर एक से क्या मतलब? हर एक का मतलब जो भी मुसलमान है वो फ़ितराना अदा करे, मर्द, अच्छा, औरत, बालिग, नाबालिग। मैं ये अर्ज़ करता हूँ। अब देखिए, अगर ये बात मान ली जाए तो फिर वसूल कौन करे? अगर सारे मुसलमानों ने पे ही करना है तो किसी ने वसूल भी करना है। तो ये तारीफ जो है ना किताबों के अंदर बेशक लिखी हुई है, लेकिन ये गलत है। एक्चुअल ये है कि जो निसाब इसका एक है, जैसे एक ज़कात का निसाब है ना, ये छोटी ज़कात समझ लें। अच्छा, यानी ज़कात और इसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन निसाब इसका बिल्कुल वही है, 7.5 तोले सोना, ठीक है, या 52.5 तोले चांदी, या उसके बराबर रुपया पैसा या मिला के बन जाए। अच्छा, ये मैंने कई दफ़ा इधर बताया है और वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि पाकिस्तान में जो निसाब है वो चांदी का तस्वर किया जाएगा। अच्छा, मतलब वो लंबी बात है, लेकिन उसका क्रक्स ये है कि 52.5 तोले चांदी का जिस दिन आपने करना है उसका रेट पता कर लें। आज की जो डेट है वो 1,33,280 रुपये बनते हैं। अच्छा, आप 1,34,000 का करके अगर इतने पैसे आपके पास बन जाते हैं, सोना चांदी, अब देखिए ना, सोना आधा तोला भी हो जी हाँ, और थोड़े से पैसे हो तो इतने बन जाएंगे। यानी पाकिस्तान में मैं बार बार इस चीज़ को रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गोल्ड वाला जो है ना वो यहाँ अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इस्लाम में है, लेकिन हमारे हालात के मुताबिक वो चांदी क्योंकि कम रेट है ना। समझ गई, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब है कि 52.5 तोले चांदी का तो हो गया निसाब, 1,33,000 समथिंग जिसके पास पैसे हैं फालतू या मर्चेंडाइज है, माल तिजारत है, उसने ये पे करना है। लेकिन फ़र्क क्या है, जैसे मैंने अर्ज़ किया था ना ज़कात और उसमें फ़र्क है। ज़कात के लिए ज़रूरी है कि उस पर 1 साल गुजरे।
सही। आपका जो निसाब आपका हो गया अगर साल से कम अरसा है सही। तो फिर आप पे ज़कात नहीं है, लेकिन नहीं ये है। बेशक इस पे साल की कोई कैद नहीं है। ठीक है, फितराना अगर ये आज की डेट में आपके पास है तो फितराना आपने पे करना है। सही। अच्छा, दूसरा एक आपने अभी पॉइंट उठाया था कि बालिग ना बालिग जी वाला हाँ, ज़कात जो है वो उसके लिए मुसलमान हो, आकिल हो, बालिग हो। अच्छा, इसमें नाबालिग पे भी है, सही। यानी बाकियों पे तो है ही है, आकिल हो, बालिग हो, मुसलमान हो, उन्होंने बिल्कुल, देने हाँ, देना है। बिल्कुल। लेकिन अगर नाबालिग है इस्लाम साहिब में, इस्तिताअत हो, साहिब बरसरे रोजगार हो। अब देखिए जैसे हम लोग हैं, अल्लाह का बिल्कुल। शुक्र है हमारे जो बच्चे हैं बेशक वो नाबालिग भी हो उस पे भी। अच्छा, इसमें जो अक्लमंद नहीं है, हमने कहा ना सही। आकिल, अच्छा, मजनून अगर किसी घर में है और घर वाले अमीर हैं तो उसका भी उन्होंने पे करना है, यानी ये दो समझे उससे अलहदगी होगी। अच्छा, एक चीज जो है वो ये कहते हैं कि आप गंदम और चावल का भी कोई हिसाब होता है ना वो इसमें। और फिर उलमा को मैंने जो सुना वो कहते हैं कि हम अपनी जान छुड़ाने के लिए सिर्फ गंदम और चावल का दे देते हैं, जबकि दस्तरखान पे तो आपके हर चीज़ है, गोश्त है, दाल है, सब्जी है, बड़े भी खा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, जानवर भी खा रहे हैं। तो वो हर एक को आप काउंट करते हैं, उसकी परसेंटेज निकाली जाती है। ये बताएं जरा, ये क्लियर। मैं वो अर्ज करता हूँ, देखिए उसमें यह है गोश्त पे खैर नहीं दे सकते, लेकिन यह है कि जो आपने बाकी कहा है ना वो दे सकते हैं। उसमें लफ्ज़ है गल्ला, मतलब बेसिकली तो गंदम है, अनाज गंदम है और जौ है, ये बुनियादी अच्छा, तौर पर दो ठीक चीज़ें है। हैं। लेकिन आगे देखें ना, चने की भी लोग रोटी बनाते हैं, मकई के बिल्कुल। आटे की बनाते हैं, और भी चीज़ें इस चने तरह वैसे भी तो पकते हैं, दालें पकती हैं, दालें पकती हैं, अनाज है ना, सारा सूखा एग्जैक्टली जो गल्ला है। एग्जैक्टली। तो वो एक तो अनाज हो गया और एक हो गया उसका खजूर और एक हो गया किशमिश, जिसको अच्छा। मेवा भी कहते हैं जी, आमतौर जी, पे, जी, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा, इन चीज़ों में से किसी चीज़ का आप दे सकते हैं। सही। अच्छा, हमारी बदनसीबी देखें कि साल में ये एक दफ़ा होता है ठीक और है। इतना थोड़ी मिकदार है, मतलब ये सा एक अरबी में लफ्ज़ है, जी, सा होता है तकरीबन 3.5 kg का। सही। मैं तकरीबन इसलिए कह रहा हूँ कि उसके पैमाने डिफरेंट हैं वो सा तय करने के, ठीक है। तो थोड़ी आप बेहतर साइड पे आ जाएं तो 3.5 किलो उसका बनता है। सही, सही। अच्छा, गंदम जो है अगर गंदम का आप देंगे तो आधा सा होगा, इसका अच्छा। मतलब बन गया 2.25 किलो। ओके। अच्छा, 2.25 किलो का आप एहतियातन 2 किलो कर लेना। देखिए अच्छा, थोड़ा सा ज्यादा चलें। हो तो वो इसलिए बेहतर बेहतर है, है हाँ, कि वो बिल्कुल। सदके में जैसे आपने कहा जी, उधर जी। चला जाएगा, बाकी आपका फितराना अदा हो जाएगा। बाकी जितनी भी चीजें हैं, खजूर है, आपकी किशमिश है, इवन जौ है, वो पूरा सा होगा। सा का मतलब 3.5 किलो। 3.5। अच्छा, अच्छा, अब उसमें भी आगे देखिए हमारे लोग बताते हैं, अभी इस साल जो निकाला है उलमाए कराम ने, उन्होंने गेहूं का तो बता दिया, गंदम का बता दिया, जी। 300 रुपए तकरीबन बनता है। ठीक है। अच्छा, बाकी जो है अब देखिए आपने देना है mesela किशमिश का, अच्छा, किशमिश 600 रुपए किलो भी है, 1000 भी है, नहीं, दो ये किशमिश और खजूर ऐसी चीज है जो रेगुलर बेसिस पे तो घरों में हर घर में नहीं खाई जा रही होती। नहीं, बहुत से आपकी- लोग तो अफोर्ड ही नहीं करते। नहीं, ये नहीं है कि आप घर में खाते क्या हैं। अच्छा, हाँ, देखिए ना, देखिए ना, ये भी तो एक ये बात कोई है कोई ना। नहीं कि आपके घर में अच्छा, क्या क्या खाते हैं। है क्या अच्छा, फॉर नहीं है। एग्जांपल आप गंदम भी ना, आप ये चारों चीजें ना खाते हो तो फिर फितराना नहीं देंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि आप फ्रूट ही बिल्कुल, खाते हो, true, true, ठीक है, true, हाँ। या आप किसी यही सारी वो कंफ्यूजन्स है ना जो कीटो इससे डाइट जुड़ी पे हुई। होंगे। नहीं, वो सारा साल तो कीटो नहीं हाँ, होते रहेगा खाने ना, से कुछ इसका तो कोई खा ही ताल्लुक रहा है नहीं। ना। इसका देखिए ना 4 चीजें ये अच्छा, मेंशन कर दी गई कि ठीक इनमें है। से आप जो कर सकते हैं। अच्छा, सकने का ये है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि देखिए ना, इवन अगर आपने खजूर करनी है जी, तो खजूर में ये तो आ गया कि 3.5 kg है, जी। खजूर 600 रुपए भी किलो है जी। और 2000 भी है और बिल्कुल, 3000 भी। तो बिल्कुल। यहाँ पे जितना ज्यादा करेंगे, अच्छा। रमजान में देखे ना 70 गुना तो हर नेकी का वैसे सवाब है, बिल्कुल। और ये आपके वो कफारा भी है, वो आपकी जो कमी कोताही है उसको तलाफी भी करेगा, आपकी बलाएं भी आपसे दूर करेगा। और इससे देखिए दूसरे जो लोग हैं जिनको आप पे कर रहे हैं, जो साहिब निसाब से नीचे हैं, ज़ाहिर है आप उनको पे करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, उनको देखें ना, कितनी बड़ी खुशी में शामिल कर रहे हैं, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ईद की खुशी में आप शामिल कर रहे हैं। अच्छा, एक आपने पूछा था कि देना कब है। अच्छा, देना ये ईद उल फितर की नमाज पढ़ने से पहले पहले पे करना चाहिए। अब इसकी तादाद का जी, इसकी तादाद का तयन, आपने कहा भले आपके घर में वो चीजें खाई जा रही हैं या नहीं खाई जा रही, लेकिन आपने गल्ले पे देना है। जी, जी। अब इसकी परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे कि आपने सालाना कितने किलो गंदम खरीदी या कितने किलो चावल खरीदे? नहीं, ये तो मैंने आपको अभी बताई है। देखिए मैं समझ नहीं पाई, मैं दोबारा अर्ज करता हाँ, हूं। प्लीज। आप फॉर एग्जांपल आपके घर में 5 लोग हैं, ओके, ठीक है, और आप फैसला करते हैं कि हमने गंदम का देना है, ठीक तो है। 2 किलो फी बंदा, 2 किलो का बन गया 300 रुपए पर हेड के हिसाब पर से हेड के निकाल हिसाब से लें। 300 300 300 300 वो आपका हो गया। अच्छा, फिर आप दूसरी फैमिली फैसला करती है कि नहीं भाई हमने देना है खजूर के लिहाज से,
ओके, वो हो गया 3.5 अच्छा, ये किलो। ऑप्शन चॉइसेस हैं आपके पास, Choices भले आप हैं। खजूर के हिसाब से रेट तय कर लें या गंदम के रेट के हिसाब से रेट या तय जौ कर का लें, कर लें या किशमिश का पर कर लें। हेड के हिसाब से पर निकाल हेड के लें। हिसाब से। ओके, वो मैंने अर्ज किया कि उसमें फिर जो महंगे वाली है, देखे ना किशमिश ज्यादा महंगी है, सही। किशमिश का करेंगे तो क्या पता 4000 बन जाए गंदम। बिल्कुल। तो मैक्सिमम की तरफ सही। जाए, जितनी अल्लाह ने अच्छा, तौफीक दी है हाँ, जितनी ना, तौफीक आप दी है, 300 बिल्कुल। रुपए भी दे देंगे तो आपका फितराना अदा हो जाएगा, सही, सवाब भी मिल जाएगा, लेकिन सवाब ज्यादा भी देंगे हो तो जाएगा। ज्यादा सवाब मिलेगा। ठीक है, ये story। सही हो गया। ये। चलिए, ये तो शुक्र है, मुझे भी तय अच्छा, हो एक गया। आपका बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था टाइमिंग्स का, कि टाइमिंग पे क्या कब बता करना है। रहे थे कि हाँ, ईद की नमाज अच्छा, का टाइमिंग्स कुछ इसका ये है कि ईद की नमाज से पहले पहले ये पे करना जो है ना वो ज़रूरी है। अच्छा, लॉजिक इसके पीछे यही है कि जिनको आप दे रहे हैं वो आपके साथ ईद की खुशियों में शामिल हों। शामिल अच्छा, आज देखें ना 16वां रोज़ा है और हम इसलिए ये बात आज कर रहे हैं कि भाई आप वो ईद से पहले भी दे सकते हैं, जब चाहें पे कर सकते हैं, तो आप ये अपना हिसाब करें, बिल्कुल। उसमें किशमिश वाला करें, किशमिश में भी बेस्ट क्वालिटी का करें, सही, और वो जितने पैसे बनते हैं वो बाजार से आप चेक करें, आपको हर चीज़ पता लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मतलब 7, 8, 10 हज़ार तक, उससे ज़्यादा भी करें तो कोई हर्ज नहीं, जितना मैक्सिमम कर सकें, लेकिन वो अपनी हैसियत के मुताबिक। अब देखें, अल्लाह ने मुझे वसाइल दिए हैं और मैं अल्लाह की नेमतें तो उधर से मैं लूँ 1 क्लास, हाँ, और इधर देते हो मैं कहूँ जी गंदम वाला देना है बिल्कुल, 300 रुपए, हाँ, तो ये वो बात 300 तो मिनिमम है, वो तो ठीक। कम से कम है ना, कि उससे कम में आपका होगा ही नहीं। अच्छा, ये आप उनको खुशियों में शामिल करें, लेकिन अगर एक बंदा ईद तक नहीं पे करता किसी वजह से अच्छा, और ईद की नमाज हो जाती है, तो क्या उससे ये साकित हो जाएगा, माफ हो जाएगा? नहीं, बिल्कुल माफ नहीं होगा, उसे फिर भी पे करना पड़ेगा। जुर्माना तो नहीं पड़ जाएगा नहीं, इसके ऊपर जुर्माना अल्लाह नहीं की पड़ेगा, तरफ लेकिन से? जुर्माना इस तरह पड़ जाएगा कि उसका सवाब कम हो जाएगा। हाँ, देखे ना, बिल्कुल, अगर बंदे सही, को गुनाह सही, सवाब की सेंस हो तो ये भी एक नुकसान है बहुत बड़ा। बिल्कुल। अच्छा, बाज लोग इसको ये कहते हैं जी कि अगर किसी ने रोजे नहीं रखे तो फिर क्या, हाँ, उस पे भी ये वाजिब है। रोजे, देखे ना, रोजा नहीं रखा तो कोई तो नेकी उसने की है ना, मतलब ये शरीयत ने बता दिया कि भाई ये उस पे वाजिब है, देयरफॉर ये आपने देना ही देना है। और इसका बेस्ट तरीकाकार ये है कि फिर इस, अच्छा, कहाँ पे देना है? वही जो हमने 8 मसारिफ डिस्कस किए थे ना सूरत तौबा की आयत नंबर 60 में, ज़कात के, यतीम, मस्कीन, और आपको याद है उसमें मैंने अर्ज़ किया था कि बेवा और यतीम नहीं है, उसमें गरीब है। मतलब ये कोई नहीं, अब देखे ना, एक बंदा हमारे सामने है, सेहत बिल्कुल ठीक है, वो अपनी एफर्ट कर रहा है, सही, घर का खर्चा ज़्यादा है, आमदनी कम है, सही, तो वो उसमें आ जाएगा मिस्कीन में। ठीक है। अच्छा, मिस्कीन में आ गया तो आप उसको ज़कात भी दे सकते हैं, आप उसको फितराना भी दे सकते सही, हैं, सही, ठीक है ना। सही, ये वही 8 मसारिफ इसके हैं जो उसके हैं, सही। और इसमें ज़कात में और इस दोनों में उतनी ही छानबीन की ज़रूरत है कि आप गलत जगह पे ना दें। अच्छा, ईद वाले दिन हम क्या करते हैं, क्योंकि लोगों को पता होता है घर से हम पैसे रख के जाते हैं, नमाज पढ़ने जाते हैं, वहाँ पे वो भिखारी खड़े होते हैं, बिल्कुल, वो एक ही फैमिली के 20-20 प्रोफेशनल होते हैं। अच्छा, उनको वो पैसे पकड़ा देते हैं, तो उसका कोई फायदा और नहीं। वैसे मैंने ये सुना है कि आप किसी जरूरतमंद मुस्तहिक को ढूंढ कर अगर दें ढूंढ के, तो उस तलाश का भी सवाब है। बिल्कुल, ये ढूंढ के ही देना फर्ज है। इसलिए देखिए ना, जैसे हम अपने घर का ढूंढते हैं ना कौन सी सड़क जाती है, ये तो नहीं जो सड़क पसंद है उस पर शुरू लग जाए। इसलिए ये 8 जो मद्दात बताई गई ना, कि इन 8 जगहों के अलावा अगर आप देंगे तो आपकी ना ज़कात होगी, ना आपका फितराना होगा। सही 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 सही। अब इत्काफ पे आप जाती हैं थोड़ी सी नहीं, बात इस पे भी बात कर लें ना, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि ये हर एक पे नहीं है कि अगर कोई हर बंदा ही इसको पे करने लग जाएगा तो रिसीव करने वाले फिर, जैसे अब कोई गुलाम है, कोई मुलाजिम है किसी का, इनकम उसकी अब कितनी इनकम हो सकती है? एक शख्स जो है, क्या मुलाजिम है, काम कर रहा है, या वो गुलाम, और वो एक ही बात हो गई, आजकल के ज़मानों में गुलाम नहीं होते, मुलाजिमीन होते हैं, तो क्या वो भी फितराना देगा या हम उसको फितराना दे सकते हैं? अच्छा, हम उसको फितराना दे सकते हैं, लेकिन जिस बंदे ने उसको मुलाजिम रखा हुआ है या जो उसका मालिक है, जो भी कह लें, एम्प्लॉयर है, उसको ये कहा गया है कि उसका फितराना भी आप पे करें। लेकिन इस्लाम बेसिकली, इस्लाम का जो इकोनॉमिक सिस्टम है ना, वो है बेसिकली मैक्सिमम ट्रांजैक्शन। देखें ना, अगर आपके पास फर्ज करें गोल्ड है 100 तोले और आप ज़कात उस पे करें, तो अगले साल कितना रह गया? 97। अगले साल उसमें से फिर निकालें तो मतलब कुछ अरसे के बाद वो बिल्कुल ही, तो इसलिए बंदा कोशिश करेगा कि मैं इसको इन्वेस्ट करूँ। इन्वेस्ट करेंगे, उससे आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उससे आपकी एम्प्लॉयमेंट निकलेगी, उसकी आपकी फिर फर्दर ज़कात निकलेगी। ये इस्लामिक मॉडल ही ये है कि वो जो मेरे पास मुलाजिम है उसकी मैं फिर पे करूँगा। ठीक है ना जी, ये है। तो जनाब, उम्मीद है कि हमने जो फितराना या सदका फ़ितर का जो टॉपिक है, जितने कन्फ्यूजन्स, मुझे पर्सनली बहुत कन्फ्यूजन्स थे इस पर, और जो सवालात और जो निकात आप सबके, हमारे व्यूअर्स के जहनों में भी थे, आई होप कि हमने उस पर काफ़ी मुफस्सल जवाब दिए हैं राय साहब ने, और अब समझ भी आ गई होगी सबको। और कोशिश करनी चाहिए कि ईद से पहले पहले आप इसको पे करें, ताकि जिसे आप पे कर रहे हैं वो भी अपने घर की शॉपिंग कर सके, अपने बच्चों के लिए चीज़ें ले सके, अपने घर के मामला सीधे कर सके, ताकि वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो, उसको एंजॉय कर सके। एक छोटी सी ब्रेक, एतकाफ़ पर बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा।
मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले, मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। वो अताए कर रहे हैं, वो अताए कर रहे हैं मेरी इल्तिजा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। वो हरी से उम्तियाँ है भला ये करम तो देखो, वो हरी से उम्तियाँ है भला ये करम तो देखो। हम मुझे दे रहे हैं माफ़ी, मुझे दे रहे हैं माफ़ी मेरी हर खता से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन, मौला हुसैन की जब चूमी नबी ने गर्दन के हुजूर जानते हैं, के हुजूर जानते हैं सब करबला से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। ये करम नहीं तो क्या है कि वो मुझसे बेअमल को, ये करम नहीं तो क्या है कि वो मुझसे बेअमल को दर पे बुला रहे हैं, दर पे बुला रहे हैं मेरी एक दुआ से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। एजाज तो ये देखो तौसीफ मुस्तफ़ा का, एजाज तो ये देखो तौसीफ मुस्तफ़ा का। मेरे ऐब धुल रहे हैं, मेरे ऐब धुल रहे हैं मेरी हर सज़ा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। ये अताए पंजतन है करूँ क्यों बयान यारो, ये अताए पंजतन है करूँ क्यों बयान यारो। गुनहगार को बचाया, गुनहगार को बचाया हर एक वबा से पहले। मुझे भीख मिल रही है मेरी सदा से पहले। जज़ाकल्लाह आमना, बहुत ही खूबसूरत आपकी आवाज़ और कलाम भी रासा बहुत खूबसूरत उन्होंने पढ़ा और बहुत छोटी उम्र में इतनी पुख्तगी आवाज़ में, बहुत ज़बरदस्त और दिल खुश हो गया, ईमान ताज़ा हो गया सच में कलाम भी सुन के आपका और आवाज़ भी। अच्छा रासा, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे इत्तिकाफ़ की, सदका फ़ितर पे तो बात हो गई इत्तिकाफ़ की। अब इत्तिकाफ़ में मैं 2-3 क्वेश्चन आपसे इकट्ठे कर लूँगी, टाइम भी कम है। इत्तिकाफ़ सुन्नत है या वाजिब है? इत्तिकाफ़ के आदाब क्या हैं और इत्तिकाफ़ कौन कौन लोग कर सकते हैं? ये तकरीबन आपने इत्तिकाफ़ के सारे सवाल पूछ लिए। अच्छा, इत्तिकाफ़ ये है बुनियादी तौर पे कि रमज़ान शरीफ का जो आखिरी अशरा है जी जी जी, उसमें 20वें रोज़े को मगरिब की नमाज से पहले, अजान से पहले, ठीक है, आपने मस्जिद में होना है और फिर घर नहीं जाना, मस्जिद में रहना है। तो नॉर्मली लोग आपको पता है कि असर की नमाज के बाद वो अपना बोरी बिस्तरा वहाँ पहुँचा देते हैं और मगरिब की फिर ज़ाहिर अजान के बाद तो आप आ नहीं सकते। सही है। और अशरे का मतलब 9 भी हो सकते हैं रोज़े और 10 भी हो सकते हैं,
और इवन 8 भी हो सकते हैं। अच्छा। तो जितने भी होते हैं 20 के बाद यानी 21 से लेकर एंड तक जब चांद नजर आता है, तो वो जो स्टे है आपका 24/7 सही मस्जिद में, वो है आपका एतकाफ, ठीक है जिसकी हम बात कर रहे हैं। सही अच्छा, ये है बेसिकली सुन्नत मुअक्कदा। सुन्नत मुअक्कदा वो अमल है जो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलसल किया, यानी बहुत ज़्यादा किया। अच्छा देखें ना, जैसे फजर की सुन्नतें हैं और असर से पहले जो सुन्नत गैर मुअक्कदा है वो कभी पढ़ी, कभी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ दी। तो मुअक्कदा और गैर मुअक्कदा में यही फ़र्क है। मदीना मुनव्वरा में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर साल इत्तिकाफ फरमाया पूरे 10 दिन का। ठीक है। एक मौका आया जब आप फतह मक्का पे तशरीफ ले गए, हम कल डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह फतह मक्का। फतह मक्का पे ये था कि क्योंकि रमज़ान शरीफ का वो हुआ तो और उसमें 15 या 19 दिन वहाँ पे क़याम फरमाया, तो वो यानी ये वाला अशरा समझे कि उसी सारे प्रोसेस में मक्के में गुजर गया, तो आप इत्तिकाफ नहीं बैठ सके। सही। अच्छा, उससे अगले साल जो रमज़ान हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन इत्तिकाफ में बैठे। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं जी कि आपको क्योंकि मालूम हो गया था कि मेरा विसाल हो जाना है तो मैं इसलिए 20 दिन, और कुछ कहते हैं कि इसलिए कि वो 10 दिन कंपनसेशन के तौर पे, लेकिन बहरहाल ये है सुन्नत मुअक्कदा। सही। अच्छा, इसको अब हमारे लिए ये है सुन्नत मुअक्कदा किफ़ाया। जैसे हम कहते हैं ना जनाजा फ़र्ज़ किफ़ाया है कि अगर उस पूरे इलाके में से, बस्ती में से, एक इदारे में से एक बंदा भी चला जाए तो उसको सवाब होगा, बाकियों को गुनाह नहीं होगा, यानी उसने सबका अदा कर दिया। इस तरह अगर किसी पूरे मोहल्ले से कोई भी मस्जिद में इत्तिकाफ नहीं बैठता तो फिर सबको गुनाह होगा। अच्छा, फर्ज का छोड़ने का नहीं होगा, लेकिन सुन्नत मुअक्कदा छोड़ने का भी गुनाह है। अच्छा, यानी कोशिश करनी चाहिए हर किसी को कि वो रमजान में इत्तिकाफ में बैठे, भले हर रमजान ना भी बैठ सके तो जिंदगी में या कम से कम उस मोहल्ले से कोई एक तो बैठे ना। मतलब देखे ना, कोई ऐसी मस्जिद ना हो कि जिसमें कोई इत्तिकाफ भी ना हो। और पाकिस्तान इस मामले में बहुत खुशकिस्मत है कि आप जिस मस्जिद में जाएंगे मसाजिद भरी होंगी। ये अभी खवातीन तो मस्जिद में नहीं जा सकती, तो वो घर में बैठे। खवातीन के लिए प्रेफरेबल है कि घर में करें, मस्जिद में बल्कि जाना मकरूह है। लेकिन उसमें यह है कि वो अपने खामिंद या अगर शादीशुदा नहीं है तो फिर अपने पेरेंट्स से पूछ के इजाजत लेके घर के किसी भी कमरे में, किसी कोने में अपना इत्तिकाफ कर सकती है। इत्तिकाफ के आदाब की कि आपको जब तक अब चांद नहीं आ जाता, अगले महीने का नजर यानी ईद का चांद नजर नहीं आता, तो आपको जो पर्दा आपने किया है अब आप उसी में हैं, आपको घर में किसी से बात भी नहीं करनी है, आप बिल्कुल अब गोशा नशीन हो जाए और अल्लाह है और आप हैं और इबादत है। अब कुछ ऐसी सूरतें हैं, कुछ ख़वातीन और सीनियर सिटीजन्स आप कह सकते हैं, उन्होंने कहा कि हमारी बड़ी ख्वाहिश है, हम कोशिश करते हैं कि बैठे हैं, लेकिन हमारे पोते पोतियाँ नहीं हमें बैठने देते। वो दरवाजे के बाहर आके बच्चे रो रहे हैं कि दादो बाहर आए, फिर वो जिद से अंदर भी आ गए। तो अब उनका इत्तिकाफ कायम रहा या नहीं रहा, या उन्हें अब इत्तिकाफ छोड़ के बाहर आ जाना चाहिए, बस जो रूटीन की नमाज कुरान है वो क्या करें। इत्तिकाफ छोड़ना तो नहीं चाहिए। देखिए, वो पूरी फैमिली को कोऑपरेट करना चाहिए, बच्चों को समझाना चाहिए, पहले कुछ जगह ऐसी बना लेनी चाहिए। वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने दिया है कि वो दादो या नानी जो भी है वो थोड़ा सा बच्चों से अलहदगी सिखाएं बच्चों को। अच्छा, बुनियादी तौर पे जो अभी ज्यादा इशू आ रहा है ना, वो आ रहा है सोशल मीडिया का। सही। अच्छा, हमारे लोग इत्तिकाफ में जाते हैं, ये मोबाइल शरीफ जो है ये साथ होता है, वो साथ ही, और इस पे टिकटॉक शरीफ सारा दिन वो देखते हैं और बता रहे हैं कि जी लाइव फ्रॉम इत्तिकाफ। एग्जैक्टली। एक तो वो है, दूसरा फिर देखें ना आप टिकटॉक में क्या देख रहे हैं। अच्छा, अगर आप उससे देखें ना, आप कोई इस्लाम की वीडियोस देखते हैं, इवन साथ वालों, आप मस्जिद में अगर बैठे हैं ना इत्तिकाफ में ज्यादा लोग, वो आपस में बैठ के दीन इस्लाम की बात भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि दुनियादारी को इतनी ज्यादा चल रही होती है, कई लोग अपना कारोबार वहाँ पे चला रहे होते हैं। देखिए, ये इसका पर्पस क्या है? दुनिया से कतई ताल्लुक होने का ही तो मकसद है सारा उसका इत्तिकाफ पर्पस इसका है। देखिए ना, जैसे लोग किसी भी बड़े शख्स के साथ ना कहते हैं जी मेरी 1-to-1 मुलाकात हुई है, या रिक्वेस्ट करते हैं नहीं जी अलग, ये अल्लाह ताला ने कहा देखो 1-to-1 का ये सबसे बेस्ट है कि पूरे 10 दिन या 9 दिन जितने। और अच्छा, इसी में फिर लैलतुल कदर है। हाँ जी, बिल्कुल। इसी ताक रातों में से कोई एक आपने सॉरी, हाँ वो तो है, हम इस पे बात करते हैं। कुछ लोग 21वें रोजे की वो शाम से बैठ जाते हैं, कुछ 3 दिन का भी इत्तिकाफ करते हैं। अब ये क्या है? वो मैं आपको अर्ज करता हूँ। मतलब बेसिकली इत्तिकाफ तो जो मैंने कहा ये आखिरी अशरे का ही है। जी जी। अच्छा, आप 3 दिन का भी करें तो वो वैसे नफली इत्तिकाफ है। एक देखें, इत्तिकाफ 3 तरह के हैं। एक आपके इत्तिकाफ है अगर आपने मन्नत मानी कि मैं इत्तिकाफ में बैठूंगी तो वो वाजिब हो जाएगा, वो जरूरी है, वो तो पूरा करना पड़ेगा। एक ये वाला इत्तिकाफ हो गया जो रमजान शरीफ का है, और एक नफली है। अच्छा, नफली में कोई टाइम की पाबंदी नहीं, इवन जो आप नमाज पढ़ने पे चढ़ती है ना मुसल्ले पे, आप कह लें नवाइतु सुन्नतल इत्तिकाफ, कि मैंने नियत की इत्तिकाफ की, या वैसे ही मतलब दिल में कर लें, ठीक है, तो आपको नमाज का सवाब अलग होगा और इत्तिकाफ का सवाब भी होगा। तो वो फिर इसलिए लोग 1 दिन का या 3 दिन का भी कर लेते हैं। इवन आप 1 घंटे का भी कर सकते हैं। आप 10 मिनट का। और सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है
कि अब ये जो आपने नफली एतकाफ़ की बात की या जो मन्नत किसी ने मान ली कि मैं एतकाफ़ करूंगा, तो वो क्या माह रमज़ान के अलावा किसी और महीने में भी हो सकता है? एग्जैक्टली किसी और महीने। वो तो अब देखें ना, जैसे मैंने कहा ये नमाज के लिए, आप जब भी मुसल्ले पे जाएं या मस्जिद में जाएं तो आप उतनी देर के इत्काफ, लेकिन उसमें फिर ये है ना कि वो इत्काफ की जो चीज़ें हैं कि आप गैर ज़रूरी बातें ना करें, आप दुनियादारी में ना पड़ें, वो आप ऑब्जर्व कर लें तो आप अपना डबल सवाब हासिल कर लें। देखिए इत्काफ का इतना ज़्यादा सवाब है कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका नाम पता है हज़रत अली था बेसिकली, जल्दी जल्दी बता दें, जी जी, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं, उन्होंने फरमाया कि 2 मकबूल हज और 2 मकबूल उम्रे, इतना ज्यादा सवाब है एतकाफ का। अब्दुल्ला इब्न अब्बास की एक रिवायत है कि एक दिन का जो एतकाफ है वो आपको 3 खंदक दूर कर देता है दोज़ख से, और खंदक का मतलब है मशरिक से लेकर मगरिब तक जितना फासला, इतने फजीलत है। जबरदस्त जी। एतकाफ को जनाब इजी ना लें और कोशिश करें कि जो लोग एतकाफ कर सकते हैं वो ज़रूर करें, वो भले आखिरी अशरे के 10 दिन का पूरा करें या 3 दिन का करें, लेकिन पूरी तवज्जो से करें और मोबाइल और दुनियादारी को साइड पर रख के करें। छोटी सी ब्रेक लेंगे, हम राय साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, दोनों उन्होंने टॉपिक्स पर बहुत ज़बरदस्त किस्म के हमें गाइड भी किया और हमें जो भी इस्लाम बताता है उससे आगाह किया। एक छोटी सी ब्रेक, साथ रहिएगा। क़याम रमज़ान में खुशामदीद जनाब। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है, नेक्स्ट और शुरू हो चुका है, और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है इफ्तार का काउंटडाउन सबके जहन में चल रहा है, टिक 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 करके हर बंदा इस वक्त इफ्तार का इंतज़ार कर रहा होता है। ख़ासकर जो छोटे बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, वो ज़्यादा पैशनेट होते हैं फिर इफ्तार को लेकर भी। तो किचन में चलते हैं, महविश सितारा आ चुकी हैं किचन में, उनसे जान लेते हैं कि आज का क्या मेन्यू है, आज हम क्या प्रेजेंट करने जा रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए। अस्सलाम वालेकुम महविश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो जनाब आपने तो काम भी शुरू कर लिया, बल्कि काफ़ी मुझे चीज़ें कंप्लीशन में भी नज़र आ रही हैं। जी तो जी क्या बिल्कुल। मेन्यू है आज का? आज का मेन्यू है, आज मैं बना रही हूँ चिकन शवारमा, और उसके साथ साथ है आलू चना चाट, और ड्रिंक में है स्ट्रॉबेरी शेक। ज़बरदस्त। आज का भी मेन्यू बहुत स्मार्ट है और एक कंप्लीट मील है। बिल्कुल कंप्लीट मील और बड़ा मज़े का, और मोस्टली लोगों के घरों में इफ्तार में ही बनता है, हेल्दी एंड नेचुरल। और जनाब हमारी नेक्स्ट गेस्ट भी पहुंच चुकी हैं स्टूडियोज़ में, बहुत अहम शख्सियत हैं, बहुत अहम जिम्मेदारियां अदा कर रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि उनके इंट्रोडक्शन में मैं थोड़ा सा भी कुछ वो उनकी जो सर्विसेज हैं हमारी सोसाइटी के लिए वो मिस हो जाएं। तो मैं आपको बताऊं कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी पंजाब की वाइस चेयरपर्सन जहां आरा भट्टू साहिबा। आप साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू की साहबजादी भी हैं, और अपने शोबे में चूँकि आप माशाल्लाह बहुत आउटस्टैंडिंग काम कर रही हैं, तो अपनी सर्विसेज के लिहाज से भी आपने अपना नाम बनाया और आप अपनी सर्विसेज के लिए जानी जाती हैं। मैं बहुत वेलकम करती हूँ आपको जहांरा साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए और वक्त देने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया है, मुझे बड़ी खुशी हुई है यहाँ पर आकर। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, माशाल्लाह कहते हैं ख़वातीन सिन्फ़ नाजुक होती हैं, और आपने सोशल प्रोटेक्शन का काम ये अपने अंदर एक बहुत मुश्किल, बड़ा और सेंसिटिव काम है, तो रमज़ान में कैसे काम मैनेज कर रही हैं? माविश सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये इदारा है, और मुझे तकरीबन 6 माह से ज़ायद अब हो गए हैं यहाँ पर मैं इसको लीड कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारे जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बच्चियों की तालीम के लिए प्रोग्राम है, उसके अलावा हमारा हेल्थ का प्रोग्राम है, डिसेबल के लिए प्रोग्राम है, बुज़ुर्गों के लिए प्रोग्राम है, सही, फ़नकारों के लिए है, और ट्रांसजेंडर्स का है एक। अच्छा। उसके अलावा आप ये समझ लें कि ये जो अथॉरिटी है ये पंजाब गवर्नमेंट का एक फोकल इदारा है सोशल प्रोटेक्शन के लिए, और इसमें बिल्कुल जो गरीब से गरीब तर लोग हैं उनकी मदद करने के लिए हमारी अथॉरिटी काम करती है। और रमज़ान में काम बढ़ जाता होगा यकीनन आपका। बिल्कुल, पिछले दफ़ा तो जो एहसास राशन दिया गया था वो हमारी अथॉरिटी के ज़ेरे तमाम दिया गया था, और इस बार भी रमज़ान के हवाले से काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो हुकूमत सर अंजाम दे रही है, तो उसमें भी हमारी अथॉरिटी काफ़ी आगे है और मदद कर रही है हुकूमत की। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो रमज़ान में किस तरह से आप बढ़ जाता है आपका काम, जैसे आप बता रही हैं कि हर तरह का जो तबका है वो सोशल प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है, तो किस तरह से फिर आप लोग तरतीब देते हैं? रोज़ा भी होता है, काम का भी बर्डन होता है आम दिनों में और आम दिनों की निस्बत रमज़ान में। देखिए माविश, मैं ये समझती हूँ कि अल्लाह ताला जितनी आपको इज़्ज़त देता है तो उसके साथ फिर आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं, और
देखिए रमज़ान अगर है या रोज़े हमने रखने हैं या नमाज पढ़नी है तो ये तो हमारा और अल्लाह ताला का ताल्लुक़ है ना। इसमें तो दुनियावी जो चीज़ें हैं उनको रुकना नहीं चाहिए। दीन और दुनिया दोनों को हमको इकट्ठे लेकर चलना चाहिए। और जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है तो मैं तो अपना काम जो है, मेरी कोशिश होती है कि रोज़े भी हैं तो मैं अपने दफ्तर वक्त पर जाऊँ, वहाँ पर जो टाइम दे सकती हूँ। अगर कोई मीटिंग्स हैं, किसी प्रोग्राम को देखना है तो उसको मैं देखूं। आपको पता है कि सरकारी दफातर में थोड़ा सा रमज़ान में कैजुअल एटीट्यूड होता है और औकात कार भी कम हो जाते हैं, लेकिन चूँकि हमारा इदारा ऐसा है कि इसमें मैं समझती हूँ कि हुकूमत पंजाब जितना भी ये सारा प्रोग्राम है इसमें कैश ट्रांसफ़र हमारी अथॉरिटी के थ्रू होते हैं। तो मुझे ये बहुत एहसास होता है कि हमारा काम जो है वो स्लो नहीं होना चाहिए ताकि हमारे पास जो लोगों की अमानत है वो उन तक पहुंच सके। तो जिस तरह से आप माशाल्लाह अपनी फील्ड में एक्टिव हैं और आप 6 महीने से इसके साथ वाबस्ता हैं और आपने कहा कि दीन और दुनिया साथ लेके चलनी चाहिए, तो घर के काम भी यकीनन ख़वातीन जो हैं, प्रोफेशनल ख़वातीन, आप समझती हैं कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ फिर ज़्यादा बढ़ जाती हैं ना, कि घर को भी देखना होता है और फिर ऑफिस के भी काम। तो घर के काम आप खुद करती हैं या आगे बस आप लुक आफ्टर कर लेती हैं कि अच्छा भी ठीक है हो रहे हैं? इसमें ये है कि मैं तो बहुत खुशी से मेरे पेरेंट्स हैं और मैं बहुत खुश होती हूँ उनकी लुक आफ्टर करके। मैं समझती हूँ कि सबसे बड़ा जो काम है वो माँ बाप की खिदमत करना है और मैं उनके साथ होती हूँ, इसलिए मैं उनके पास रहती हूँ, उनका ख्याल करती हूँ। तो मैं समझती हूँ तो वो तो चलता ही है और उसके अलावा फिर काम जो है वो भी साथ साथ चलता है। दोनों चीज़ें घर देखिए, जो ख़वातीन है उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म नहीं होती है। आपके वालिदैन हैं तो उनकी ज़िम्मेदारी आप पर है, फिर बच्चों की ज़िम्मेदारी आप पर है, फिर अगर आप बाहर जा रहे हैं तो वो काम भी आपने करने हैं। तो मल्टीटास्किंग करनी पड़ती है लेडीज़ मुझे लगता है कि ख़वातीन ज़्यादा बेहतर काम कर लेती हैं। बिल्कुल हाँ, ऐसा ही है क्योंकि उनको ज़िम्मेदारियाँ, मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ उठाने की आदत होती है। बिल्कुल, और हर महाज पे पूरा उतरती हैं, भले वो घर के काम हैं या वो ऑफिस के काम हैं, वो पेरेंट्स हैं, वो बच्चों को लुक आफ्टर करना है। तो ख़वातीन जो हैं वो बहुत अच्छी मल्टीटास्किंग में बहुत वो एक्सपर्ट होती हैं। अच्छा जहारा, आपका एक स्टेटमेंट आया था कि पंजाब में जो डिज़र्विंग लोग हैं, मुस्तहकीन हैं, उनका एक डेटाबेस जो है वो मेंटेन होना चाहिए। तो आपका जो डिपार्टमेंट है, आप किस तरह से इसके लिए स्टेप्स ले रहे हैं, कैसे इसको मैनेज करेंगे? ये माविश जब अथॉरिटी बनी थी तो सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास ये मैंडेट है कि हमने पूरा डाटा जो है वो इकट्ठा करना है और हमारे पास होना चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये है कि चूंकि बहुत सारे हुकूमत के इदारे हैं, उसमें फिर फेडरल जैसे बिस्प है, बिस्प के पास भी बहुत डाटा मौजूद है, फिर पंजाब में PITB के पास काफ़ी डाटा मौजूद है। तो मेरा अपना भी ये ख्याल है और आपने देखा होगा कि अब जब से हमारी नई हुकूमत आई है और चीफ मिनिस्टर साहिबा जो हैं उन्होंने चार्ज संभाला है, तो उन्होंने भी बहुत फोकस किया है कि पंजाब के पास अपना डाटा होना चाहिए और हमें इधर उधर नहीं देखना, फेडरल की तरफ नहीं देखने की ज़रूरत होनी चाहिए और फिर हमारे जो मुस्तहिक लोग हैं हम उनकी खुद मदद कर सकें अपने प्रोग्राम्स के तहत। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा ये बताइएगा, जैसे आमतौर पे होता है, लोग कहते हैं यार सरकारी काम है, स्लो होते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो आप समझती हैं कि अब जो सरकारी काम है, जैसे जैसे जिद्दत आती जा रही है, टेक्नोलॉजी आती जा रही है, चीज़ें कंप्यूटराइज्ड हो गई, तो अब सरकारी काम भी जो है वो स्पीड अप हो चुके हैं। अब उस तरह से वो वाला मामला नहीं रहा कि यार सरकारी काम है तो बहुत टाइम लगेगा। इसमें बहुत डिपेंड करता है कि आपका जो कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसमें जो लीडरशिप रोल है वो कैसा है। अगर तो जो आपके डिपार्टमेंट को हेड कर रहे हैं, मिनिस्टर हैं, एडवाइज़र हैं या जो भी हैं, अगर तो वो काम करने वाले लोग हैं तो फिर साथ में सारे लोग ही जो हैं, मैं ये समझती हूँ कि फिर आपके ऑफिसर्स भी, अगर आप खुद टाइम पर आ रहे हो तो आपके ऑफिसर्स को भी टाइम पर आना पड़ता है। अगर आप बेहतर तरीके से काम करना चाहते हैं तो फिर आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी करना पड़ता है। तो ये लीडरशिप रोल जो है उस पर बहुत डिपेंड करता है। बीइंग अ वुमन आपको कैसा एक्सपीरियंस रहा? आप तो हमारी CM भी खातून हैं, ये देख के वैसे अच्छा लगता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा हुआ है कि खातून CM हैं। तो उन्हें देख के जो जहाँ जहाँ ख़वातीन, भले वो गवर्नमेंट सेक्टर है या प्राइवेट सेक्टर है, लेकिन एक होप मिलती है ना, एक थोड़ा सा एक एनर्जी सी फील होती है कि यार अब वहाँ पर भी एक खातून है।
मैं ये समझती हूँ कि इससे पंजाब में बहुत चेंज आएगा। हाँ, इंशाल्लाह। क्योंकि पंजाब में, हमारे सूबे में कभी भी किसी खातून को एक ख़ास पॉलिटिकली लीडरशिप रोल में उभरने नहीं दिया गया। सही। तो अब एक सबसे बड़े ओहदे पर एक खातून का होना, मैं समझती हूँ कि बहुत खुश आइंद है। बिल्कुल। और इसमें एक तो ये है कि लोग यूज्ड टू हो जाएंगे। हाँ, हाँ, जो एक झिझक है, और आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपको बहुत सारी जगहों पर खवातीन नुमाइंदगी करती हुई नजर आएंगी। बिल्कुल। आपके डिपार्टमेंट में कितनी खवातीन हैं? हमारे डिपार्टमेंट में भी मेल डोमिनेटिंग है, लेकिन अच्छा। अब ज़रा डोमिनेशन ख़त्म हो गई है, क्योंकि एक खातून आ गई है। और मैं चाहूँगी कि आगे हमारे जो भी तकर्रियाँ होनी हैं उनमें ख़वातीन जो हैं वो ज़्यादा दिया जाए। अब जैसे हमने पहले भी बात की कि ख़वातीन ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर लेती हैं, क्योंकि उनके ज़हन में छोटी से छोटी चीज़ भी चल रही होती है, वो बहुत बारीकी से चीज़ों को ऑब्जर्व करती हैं। आप एग्री करती हैं ना इस बात से? मैं एग्री करती हूँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि कॉम्पिटेंस जो है ना, हाँ। वो मर्द और औरत, आप ये नहीं कह सकते कि औरतों में ज़्यादा है या मर्दों में। इट्स वेरी पर्सन टू पर्सन। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आपका डिपार्टमेंट किस तरह से अब मज़ीद इक़दाम कर रहा है कि मुस्तहिक लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो उन्हें अप्रोच कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा उनके मसाइल हल कर सकें, और किन किन चीज़ों में लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं? इसमें हमारा जो प्रोग्राम है उस कई चीज़ें जो हैं उनको हम इम्प्रूव कर रहे हैं। एक तो कुछ प्रोग्राम्स हैं, उनमें मैं ये समझती हूँ कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे जो पैसे हैं कई प्रोग्राम्स में मैंने उसमें सजेस्ट किया है कि हमें पैसे जो हैं वो बढ़ाने चाहिए। उसके अलावा फिर हमारा नई ज़िंदगी प्रोग्राम है एसिड विक्टिम्स के लिए। अच्छा। तो उसमें पहले ये नहीं था कि उनको लीगल असिस्टेंस फराहम की जाए, तो अब हमने उनको लीगल असिस्टेंस फराहम करनी शुरू की है। उसके अलावा आपको पता है कि हमारे जो देही इलाके हैं उनमें लोग मोबाइल नंबर बहुत चेंज करते हैं। जी जी। तो यूजुअली ये होता है कि जब कैश आपका बैंक में आता है तो उनके मोबाइल पर उनको मैसेज किया जाता है। सही। तो मैंने खुद जाकर बहुत सारे स्कूल्स में बहुत सारी जगहों पर विज़िट किया और मैंने लोगों की मुश्किलात, उनकी तकलीफ़ों को मैंने सुना कि अगर इनको क्या यहाँ पर मुश्किलें दरपेश आ रही हैं, क्या पैसे इनको मिल रहे हैं उस तरह से जैसे मिलने चाहिए। फिर मुझे ये पता चला मोबाइल नंबर चेंज होने की वजह से उनको कई बार मैसेज नहीं मिल पाता। प्रॉब्लम आ जाती तो उनके पैसे बैंक में पड़े रहते थे। तो अब हमने मोबाइल अपग्रेडेशन का सिलसिला शुरू किया है। तो इस तरह काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं जिनको हमने इम्प्रूव किया है। अच्छा, एक और प्रोग्राम है आपका पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये क्या है? ये जी बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम है, हमारा वर्ल्ड बैंक के साथ है। अच्छा जी। और ये प्रोजेक्ट है जो कि साउथ पंजाब के काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। उसमें जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो माँ और बच्चे का है। सही। उसमें मदर की प्रेगनेंसी से लेकर उसके बाद फिर बच्चे के 2 साल के होने तक हमारा ये जो डिपार्टमेंट है उनको स्टाइपेंड देते हैं। और दूसरा इसी प्रोजेक्ट में हमारा एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कि हम गरीब लोगों को काम करने के लिए एसेट्स फराहम करते हैं। सही। तो ये बड़े कामयाब हमारे प्रोग्राम्स जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि इसमें ये टीम वर्क होता है। मेरी टीम को बहुत क्रेडिट जाता है और ज़रूर जहाँ पर अच्छा काम हो रहा हो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि क्या काम किया जा रहा है। अच्छा, एक तो ये नई ज़िंदगी प्रोग्राम है और दूसरा है पंजाब ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट। इन दोनों पर आम आवाम का रिस्पॉन्स कैसा है? लोग कितना इंगेज हुए, उन्हें कितना शाऊर आया इस बारे में कि ये उनके लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है? देखिए, जो नई ज़िंदगी प्रोग्राम है ना हमारा, ये है एसिड विक्टिम्स के लिए। इसमें वो ख़वातीन, ज़्यादा तो ख़वातीन ही इसका निशाना बनती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इसमें उन पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है। तो मेरे ख्याल में केसेस तो काफ़ी होते हैं, लेकिन इसमें हमारा क्राइटेरिया ये है कि वो ख़वातीन जो FIR दर्ज करवा देती हैं और रिकॉर्ड पे आ जाते हैं मामला, जो रिकॉर्ड पर आ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक्सीडेंट नहीं हो, आप इसको फेंका गया हो, मुजरिमाना जहनियत से इसको फेंका गया हो, तो वो फिर हमारे पास आ जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि इसमें हमारी काफ़ी सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं। और एक बच्ची है जो कि बिल्कुल ठीक हो गई है और वो लॉयर है। अब वो अपनी प्रैक्टिस कर रही है, बल्कि मैंने उसे कहा है कि आप आकर, तो हमारे इस प्रोग्राम में जो लीगल असिस्टेंस की ज़रूरत है तो हमने उसी बच्ची को कहा है कि आप आकर हमारी मदद करें, जिम्मेदारियां संभाल लें। क्योंकि ख़वातीन की जो काउंसलिंग है इस मामले में, जो बेचारे एसिड विक्टिम्स बन चुके हैं,
उसको वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ लाना, साइकोलॉजिकली उसकी काउंसलिंग, और फिर अगर ख़वातीन ही उनसे डील कर रही हो तो आप क्या कहती हैं कि ज़्यादा बेहतर है? इसमें बहुत ज़रूरत है उनकी साइकोलॉजिकल हेल्प की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जाने का ख़तरा होता है। तो इसमें और दूसरी बात ये है कि ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे ऑपरेशंस में से गुजरना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप उनका इलाज होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर्स की हमारी जो टीम्स हैं जो हमारे साथ काम कर रही हैं वो भी बड़ी ज़बरदस्त हैं। मुझे हमेशा अच्छा रिस्पांस मिला है, मरीज़ों ने तारीफ़ की है कि हमारा ठीक ख्याल हो रहा है वहाँ पर। अच्छा जी, नाइस। चलिए इस टॉपिक पे मज़ीद बात करते हैं। जो एसिड बर्न्स हैं, एसिड विक्टिम्स हैं, नई ज़िंदगी प्रोग्राम उनके लिए लाया गया है सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी की जानिब से, जहाँ आरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और किचन में महविश सितारा मौजूद हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, साथ रहिएगा। में रमज़ान में खुश आमदीद, जहाँ आरा भट्टू हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और हम उनसे बात कर रहे थे कि उनकी, वो बता रही थी कि सारा जो अभी तक उनका एक्सपीरियंस रहा है वो सोशल वेलफेयर का ही रहा है। माशाल्लाह शी इज़ अ पॉलिटिशियन, लेकिन इस सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी को ज्वाइन करने से पहले वो ऑर्फन बच्चे जो हैं उनके लिए भी काम कर रही थी। तो वो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? माविश, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उनकी एम्बेसडर थी और मैंने पाकिस्तान बैतुल माल के साथ ये हमारा प्रोजेक्ट था जिसमें कि हमने पूरे पाकिस्तान में ऑर्फनेजेस बनाए थे। और मेरी वो पहली अपॉइंटमेंट थी और मैं ये समझती हूँ कि वो इतना खूबसूरत काम था और अल्लाह ताला ने मुझसे इतना अच्छा काम लिया कि मैं आज जो भी हूँ मैं समझती हूँ कि उन बच्चों की दुआओं की वजह से। बेशक बेशक। अच्छा, आप सब देखें, आपने उन बच्चों में वक्त गुजारा होगा, उनके लिए बहुत सी चीज़ें, बहुत से इक़दाम किए होंगे। आप समझती हैं जो बच्चे अब किसी भी हालात का शिकार होकर वो बेचारे ऑर्फनेजेस में पहुंचते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें बाकायदा प्लेटफॉर्म दें, उनकी एजुकेशन, उनके स्किल्स उनको अगर कुछ दिए जाएँ, आप समझती हैं कि एक बहुत अच्छी सोसाइटी, एक बहुत अच्छा मुआशरा हम तश्कील दे सकते हैं, बजाय कि वो बच्चे डायरेक्शनलेस फिरते रहें इस मुआशरे में? देखिए माविश, जो बच्चा होता है वो आप यही समझ लें कि एक बीज की तरह है। बिल्कुल। तो अगर हम उसको तवज्जो नहीं देंगे, उसको मोहब्बत नहीं देंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, उसकी अच्छी नशो नुमा नहीं होगी, उसको तालीम नहीं मिलेगी, तो वो कभी भी सोसाइटी में उस तरह कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, भटके हुए इंसान बन जाएंगे। देखिए, माँ बाप उनके पहले ही नहीं है, बाप उनके नहीं है हयात, गरीब हैं, बहुत गरीब हैं। तो अगर उनके सर पर कोई हाथ रखने वाला नहीं है या हमारी हुकूमत उनका ख्याल नहीं करेगी, तो वो हमने जिस वक्त ये प्रोजेक्ट शुरू किया था, तो मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे जो सुसाइड बॉम्बर्स हैं वो ऐसे ही बच्चे होते हैं जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है। बिल्कुल। तो ये बहुत ज़बरदस्त हमारा प्रोजेक्ट रहा और इसमें अभी भी आप देखेंगे कि वो बच्चे जो हैं बड़े होकर कोई डॉक्टर्स बन रहे हैं, कोई इंजीनियर्स बन रहे हैं, कोई टीचर्स बन रहे हैं। तो अब तो वो बच्चे बड़े हो गए हैं और काफ़ी मुझे खुशी होती है उनको देखकर, जब मैं उन्हें देखती हूँ सामने। तो बिल्कुल, क्योंकि बच्चे अगर आप उन्हें जिस रास्ते पे लगा देंगे वो तो उस रास्ते पे चल पड़ेंगे। और आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया कि जो सुसाइड बॉम्बर्स थे या जो बेचारे बच्चे भटक गए, उन्हें जिस रास्ते पे लगा दिया गया वो उसी तरफ चल पड़े। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे एसिड बर्न ख़वातीन की, और आप बता रही थी कि अब लोगों में अवेयरनेस आती जा रही है और आपकी और आपके इदारे की कोशिश है कि वो लोग जो FIR रजिस्टर नहीं करवाते, जो लीगल एड की जानिब नहीं आते, उन्हें भी हिम्मत करनी चाहिए और इस मामले को लीगल प्लेटफॉर्म्स पर लाना चाहिए। माविश, इसमें मैं आपको बताऊं कि मुझे सबसे ज़्यादा, जब मैंने ख़ुद हॉस्पिटल्स के विज़िट किए और मैं इन विक्टिम्स से ख़ुद मिली, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ हुई देखकर वो ये थी कि ये जो बच्चियां थी जिन पर एसिड फेंका गया था, ये सारी हाईली क्वालिफाइड, तालीम याफ्ता, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने वाली, काम करने वाली बच्चियां थी। तो जब किसी का उन पर कोई बस नहीं चला, तो इस तरह उनके चेहरे बिगाड़ कर उनकी ज़िंदगी को ख़राब किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि बहुत हिम्मत वाली लड़कियां मैंने देखी, बहुत हिम्मत वाली लड़कियां, और उस तरह से उन बिगड़े हुए चेहरों के साथ इंतहाई कर्ब में से गुजरते हुए, जिस तरह से वो हिम्मत के साथ उन्होंने मेरे साथ बातें की, मुझे बताया, अपनी तकलीफ़ बताई,
कईयों की आंखें बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। एक है पेशेंट हमारी, उनकी अब आंखों का ऑपरेशन हुआ है। अच्छा। तो ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही मेरे दिल के करीब है और इसमें मेरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन लड़कियों को या इन विक्टिम्स को इनकी मदद करें। बल्कि हमने इसी अपना जो प्रोग्राम है उसमें मैंने जो इम्प्रूवमेंट की है वो ये की है कि जब ये बच्चियां घर चली जाएं तो उनके जो पेरेंट्स हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस हो जाता है इनकी हॉस्पिटलाइजेशन का कि जो गरीब लोग हैं वो पेरेंट्स तो बेचारे चक्की में पिस जाते हैं। तो फिर मेरी ये कोशिश है कि उनके पेरेंट्स को कुछ पैसे दिए जाएं, उनकी मदद की जाए ताकि वो इन बच्चियों के इलाज को कंटिन्यू रख सकें। अच्छा, जो नई ज़िंदगी प्रोग्राम है, आपने कहा कि लोग अफोर्ड नहीं करते हैं क्योंकि इसे रिकवर करने का एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, वो बल्कि एक जर्नी है जी कि आप हॉस्पिटलाइज हो, यू हैव टू गो थ्रू नंबर ऑफ सर्जरीज। तो आप समझती हैं कि इनके पेरेंट्स की भी कुछ काउंसलिंग होनी चाहिए और गवर्नमेंट की जो फंडिंग है ये किस तरह से फिर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गई, सर्जरीज उन्होंने हो गई, लेकिन हम उन्हें नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस लाने के लिए और अटेंशन डाइवर्ट करना चाह रहा एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो उस फेज़ में से निकलें, उस ट्रॉमा में से साइकोलॉजिकली निकलें और उन्हें किसी काम पे लगाया जाए, कोई स्किल दे दी जाए ताकि वो बिजी भी रहें और उनकी एम्प्लॉयमेंट भी शुरू हो जाए। अच्छा, इसमें जहाँ तक आपने फ़ंड की बात की है कि किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो ये हमारे जो बर्न सेंटर्स हैं पंजाब में 7 बर्न सेंटर्स में हमारी अथॉरिटी जो है वो इन विक्टिम्स के लिए फ़ंड देती है। और फिर ये होता है कि बहुत सारे मुखय्यर हजरात जो हैं वो भी इन बर्न सेंटर्स को पैसे देते हैं। तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब हमने जो पेशेंट भेजे होते हैं तो उसमें हमें पता चलता है कि उनकी बहुत सारी जो उनको चीज़ें चाहिए वो ऑलरेडी बर्न सेंटर के पास मौजूद हैं। तो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं हैं, रिसोर्सेज मौजूद हैं, हुकूमत भी मदद कर रही है, फिर मुखय्यर हजरात भी मदद करते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि इसमें साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है विक्टिम पर, तो उसकी बहुत मदद की काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। क्योंकि देखिए स्माइल अगेन के नाम से एक फाउंडेशन जो है वो प्राइवेटली बहुत अरसे से काम करे, मेरे ख्याल है 18-20 साल तो उन्हें हो गए हैं। गवर्नमेंट लेवल पे आप समझती हैं कि थोड़ा ताख़ीर से ये शुरू हुआ, पहले शुरू हो जाना चाहिए था? बिल्कुल पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए और जो भी काम ठीक से हो जाए, बेहतर तरीके से हो जाए, हम इस पर गवर्नमेंट बिल्कुल फोकस कर रही है। और आपने देखा होगा कि जब हमारी सीएम आई हैं तो उन्होंने ये कहा है कि ख़वातीन के ऊपर जो तशद्दुद है या उनका जो इस्तेसाल है वो मेरी रेड लाइन है। तो हम सबको जो है वो उसी लाइन पर चलना है और हमने देखना है कि हम कैसे अपने लोगों की बेहतर तरह से मदद कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हमारी जो ख़वातीन हैं, जो बच्चियाँ हैं, जैसे माशाल्लाह अब आप लीड कर रही हैं अपने डिपार्टमेंट को, अपने महकमे को, किस तरह से वो ये सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी या इस जैसे दीगर प्रोग्राम्स को वो प्रोफेशनली ज्वाइन कर सकती हैं? देखिए, हमारा जो इदारा है उसमें तो ये गवर्नमेंट का इदारा है और इसमें जॉब्स हैं और आप गवर्नमेंट के पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसमें क्राइटेरिया मौजूद है सारा। तो ये तो एक बिल्कुल सादा तरीका कार है। बिल्कुल, हाँ जी। और इससे ये भी होगा कि चलो अगर ख़वातीन इस फील्ड में आती हैं और जो विक्टिम ख़वातीन हैं, जो डिस्टर्ब हैं, वो ख़वातीन से उन्हें काउंसलिंग मिलती है, हिम्मत मिलती है, तो उनमें एक ज़िंदा रहने की और जीने की, आगे बढ़ने की एक उमंग पैदा होती है। इसमें हमने जो वुमेन चेंबर है उसके साथ मेरी मीटिंग्स हुई हैं और हमने उनको भी अपने साथ एंगेज किया है। और उनकी कई कमेटीज़ में हमने उनको कहा है, जैसे उनकी एक माहौलियात की है कमेटी है, तो हमारे पास एक जो विक्टिम है उसने मास्टर्स किया है। तो हमने उनको कहा है कि आप उसको इंगेज करें, उस बच्ची को इंगेज करें ताकि वो आप लोगों के साथ मिलकर काम करे और आपकी भी मदद होगी और उसको भी साइकोलॉजिकल हेल्प मिलेगी। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि जो बच्चियाँ, जो केसेस आपके पास आते हैं, जो विक्टिम्स हैं, ज़्यादातर वजह क्या होती है इसके पीछे कि कैसे उन पे तेज़ाब फेंका, किस वजह से? क्योंकि देखें ये वो चीज़ें जो एक्सीडेंटली नहीं हो सकती कि आप कहीं से गुजर रहे थे और आप हिट हो गए गाड़ी से, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये प्लानिंग से होता है। तो ज़्यादातर वजह क्या सामने आती है उसके पीछे? इसमें देखिए, वजह यही है कि ये ऐसे लोग करते हैं जिनमें फ्रस्ट्रेशन होती है और फ्रस्ट्रेशन होती है
बहुत ज़्यादा तो अगर किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया है, ये रिश्ता वजह। रिजेक्ट कर दिया है, सबसे ज़्यादा तो कि उस बच्ची की कहीं और शादी ना हो जाए, वो ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी ना गुजारे, वो अपनी ज़िंदगी में आगे ना बढ़े। तो जब वो और कुछ भी नहीं कर सकते, उनका कोई बस नहीं चलता, तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देते हैं। उसके अलावा एक काबिल ही ना रहे। जी, एक हमारे पास जो जायदाद की वजह से भी अच्छा। एक हमारे पास जो बच्ची के अब माशाल्लाह वो ठीक हो गई है, सही। तो उसके ऊपर उसके वालिद की डेथ के बाद जब उसने अपनी प्रॉपर्टी को क्लेम किया तो उसके ताया ने उस पर एसिड फेंक दिया। तो ये सारे वो केसेस होते हैं जिनमें जब आप कुछ भी नहीं बिगाड़ कर सकते तो फिर आप उनका चेहरा बिगाड़ देते हैं। ओह माय गॉड। बहुत शुक्रिया जहांरा साहिबा, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपने गुफ्तगू की। और हमारी वो बच्चियां जो इस कर्ब से गुजर रही हैं, उन्हें नाउमीद होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट लेवल पर ये ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है, जहांरा जैसी बाहिम्मत और काबिल सताइश ख़वातीन मौजूद हैं आपको हेल्प आउट करने के लिए, आपकी रहनुमाई करने के लिए, आपको इस ट्रॉमा से निकालने के लिए। हम जहांरा का शुक्रिया अदा करेंगे, उन्होंने अपना वक्त दिया। एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद बढ़ते हैं अपने सबसे मोस्ट अवेटिंग कहना चाहिए, मोस्ट अवेटिंग सेगमेंट की जानिब। तो मैं जा रही हूँ किचन की तरफ, जहाँ पर मौजूद हैं महविश सितारा और उनके बनाए हुए जो सितारा टाइप उनकी डिशेज हैं वो इस वक्त जगमगा रही हैं, क्योंकि वो किचन का काम मुकम्मल कर चुकी हैं हमेशा की तरह। अच्छा महविश, आपने मुझे बताया था कि आप चिकन शवारमा बनाने जा रहे हो। जी। तो ये तो कुछ डिफरेंट किस्म की चीज़ लग रही है। ब्रेड तो वही, लेकिन इसकी जो प्रेजेंटेशन है वो थोड़ी डिफरेंट है। बिल्कुल। इसको हम कहेंगे शवारमा सैंडविच। अच्छा, बिल्कुल। ओके। ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंट किया है इसलिए कि एक तो कैरी करने में आसानी हो, और शवारमे के लिए होता है कि आपको बटर पेपर के साथ उसको रैप करना पड़ता है। लेकिन हम इसको इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और दूसरा ये है कि हम इसको शवारमा प्लेटर भी बना सकते हैं, जिसमें हम इसके सिर्फ स्लाइसेस करके और मतलब पूरी प्लेट में अच्छा जितने भी हमने जो भी इसके अंदर ऐड किया है उसकी पूरी गार्निश करनी है। और इसकी रेसिपी क्या है जनाब? काफी लंबी चौड़ी रेसिपी है यार। हाँ जी बिल्कुल। चिकन शवारमा में मैंने लिया है बोनलेस चिकन है 1 kg, इसको मैंने क्यूब कटिंग में कर लिया है। तिक्का मसाला है 4 खाने के चम्मच, मैदा है 1 कप, लेमन जूस है 4 खाने के चम्मच, धनिया पुदीना 4 खाने के चम्मच फाइन चॉप किया हुआ, हरी मिर्चें हैं 6 अदद, बारीक कटी हुई लेटस हैं 2 अदद, खीरे हैं 3 अदद, प्याज हैं 2 अदद फाइन चॉप, सिरका है 4 खाने के चम्मच, मायोनीज़ है 4 खाने के चम्मच, केचप है 4 खाने की चम्मच, चिली सॉस है 2 खाने की चम्मच, पीटा ब्रेड है 10 अदद, मक्खन है 2 खाने के चम्मच, और उबले हुए अंडे हैं 4 अदद, और ऑयल मैंने इसमें लिया है चिकन को फ्राई करने के लिए कश्मीर कुकिंग ऑयल। तो इसमें सबसे पहले मैंने चिकन को मैरिनेट किया है तिक्का मसाला के साथ। उसके बाद इसके अंदर मैंने मैदा ऐड कर दिया है। मैदा ऐड करने के बाद चिली सॉस डाल के इसको अच्छे से इसको मैरिनेट कर लिया। अगर आप इसको ओवरनाइट रखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा बनेगा। करने के बाद आपने इसको कश्मीर कुकिंग ऑयल के अंदर डीप फ्राई करना है। जैसे ही हमारा चिकन फ्राई हो जाएगा उसको हमने डिश आउट कर लेना है, और उसी के साथ फिर हमने जो अपनी पीटा ब्रेड है उसको अच्छे से तवे पे सेक के, टीवी पे भी आ गई है जनाब व्यूअर्स के लिए ना, इसके ऊपर हमने केचप यूज़ करनी है, मायोनीज़ यूज़ करनी है, सारी हमारी जो वेजी हैं उनको यूज़ करना है, अनियन यूज़ करना है, कुकम्बर यूज़ करना है, और जो हमने चिकन फ्राई किया हुआ था वो यूज़ करना है, उबले अंडे लगाने हैं, और इसको हमने दूसरी पीटा ब्रेड के साथ ऊपर से प्रेस करना है, और इसको कट करके मैंने ज़रा ऊपर रखा हुआ था, तो कट करके इसको सैंडविच की हमने शक्ल दे देनी है। लेकिन ये सारी चीज़ें तो वही है जो एक आम शवारमा में हम देखते हैं ना, लेकिन बाजार वाला वो इतना, ये तो देखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है, बिल्कुल। अच्छा, बाजार में भी नहीं होता। हाँ बिल्कुल। उसमें एक तो है कि सॉसेस बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। उसमें जो है ना शवारमा की जो सॉस है वो एक डिफरेंट है, उसमें ना गार्लिक का बहुत ज़्यादा फ्लेवर होता है। मैंने इसमें गार्लिक यूज़ नहीं किया है, और बेसिकली मैंने एक्चुअल में जो पीटा ब्रेड को सैंडविच के तौर पे यूज़ किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें मैंने उबले अंडे यूज़ किए हैं जो कि बाजार की शवारमा में बिल्कुल नहीं होते बिल्कुल भी। आलू चना चाट है हमारी, तो चना चाट भी है जबरदस्त। सफ़ेद चने उबले हुए लिए हैं 2 कप, आलू उबले हुए लिए हैं 6 अदद, उसको क्यूब कटिंग में हमने कट कर लेना है। इमली की चटनी है 5 खाने के चम्मच, आलू बुखारे की चटनी है 5 खाने के चम्मच। अच्छा, अगर आपने घर पे इमली की चटनी बनाई है तो आपको उसमें मतलब उसमें अगर पानी है इमली का तो आप इसमें चीनी ऐड करेंगे, और अगर आप बाज़ार की चटनी यूज़ कर रहे हैं तो आपको इसमें शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा हमने लिया है धनिया पुदीना लिया है 4 खाने के चम्मच फाइन चॉप, लेमन जूस है 4 खाने के चम्मच, टमाटर है 3 अदद क्यूब कटिंग में, चाट मसाला है 2 खाने के चम्मच। हमने सबसे पहले आलूओं को कट कर बॉयल किया, बॉयल करने के बाद क्यूब कटिंग में कट कर लिया, और फिर हमने इसको बाउल में डाला,
उसमें आलू, चने और सारे जो प्याज है, आप इसमें खीरे का भी ऐड कर सकते हैं, टमाटर डाला है मैंने, धनिया और पुदीना, हरी मिर्चें और इसको सारी सॉसेस डाल के मैंने अच्छे से टॉस किया है और मैंने डिश आउट कर दिया। ज़बरदस्ती। आज की ये दोनों रेसिपीज जो हैं इनमें सब जो आपके किचन में सब चीज़ें मौजूद होती हैं, बिल्कुल, ये तो सारी सब वही इंग्रेडिएंट्स हैं। सिर्फ अच्छा अगर आपको बाजार से लाना होगा पीटा ब्रेड लानी पड़ेगी, अदरवाइज तो सारी चीज़ें घर में अवेलेबल होती हैं और अफ्तार के लिए तो वैसे भी स्पेशली बहुत कुछ आता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब वही चीज़ें जनाब जो आप रूटीन में अपने किचन में देख रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं, बस इनकी थोड़ी सी तरतीब जो है ना वो डिफरेंट करनी होती है और वो एक नई रेसिपी बन जाती है इस तरह और से। इसमें मैंने यूज़ की है कनौर की जो केचप है इसको। और आपको पता है कि जो कनौर की जो केचप और है, आज भी आप इसके साथ पेप्सी पियेंगी? बिल्कुल, इसको हम पेप्सी के साथ सर्व करेंगे। मैं विश के स्मार्ट होने का राजी है, वो कोल्ड ड्रिंक्स पीती रहती है। नहीं खैर ये बात तो नहीं है, इट्स किडिंग। लेकिन बहरहाल हाँ, इन चीज़ों का फ्लेवर जो है वो ज़रा इन्हांस हो जाता है, बिल्कुल आप ज़्यादा इंजॉय करते हो अपने फूड को। बिल्कुल। मैं ये कह रही थी कि अगर आप एक टाइम पे भी अगर फुल हैवी अगर मील खा रहे हैं और उसके साथ पेप्सी पी रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है। अगर आप मतलब रेगुलर ये मील्स वगैरह खा रहे हैं और हैवी मील्स खा रहे हैं तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, लेकिन अदरवाइज अगर आप मतलब बैक टू बैक हैवी चीज़ें ना खाएं। हाँ ना खाएं, अगर एक दिन अच्छा है तो एक दिन आप नॉर्मल कुछ लाइटर कुछ खा लें, नेक्स्ट मील जो है वो स्किप भी कर सकते हैं आप, ज़रूरी नहीं है कि आपने बैक टू बैक हैवी मील्स खाने और फिर प्रॉब्लम्स होती हैं कि जी रमज़ान, फिर हम कसूर कर देते हैं रमज़ान का, ये रोज़ों का, खैर मैं तो रोज़ों में बीमार हो जाता हूँ या मेरा वेट बढ़ जाता है, गेन हो जाता है और डॉक्टर्स के चक्कर लगते हैं। तो जितना आप सिंपल फूड की तरफ रहेंगे और नेचुरल चीज़ें खाएंगे उतना ही आप बीमारियों से भी बचेंगे और आप सारे रोज़े भी रख सकेंगे। और जो सारी एक्सरसाइज रमज़ान में होती है, भले वो सहर की हो या अफ्तार की हो, वो इसलिए होती है ताकि आप अच्छे से अपना रोज़ा रखें और फिर कैरी कर सकें। रमज़ान में ना हमें भूखा रहने की कोशिश करनी चाहिए, थोड़ा फास्टिंग पे आना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि जब जैसे ओवरलोड हो जाते हैं हम नॉर्मल रूटीन से आम डे से ज़्यादा हम रमज़ान में खाना, और ये इस खौफ से खाते रहते हैं लोग कि कहीं हमें रोज़ा ना लग जाए, हमें भूख ना लगने लग जाए रोज़े में या प्यास ना लगने लग जाए। लगती है ठीक है, ये बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन ऐसा मसला नहीं होता कि आप कोलैप्स कर जाएंगे या आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अल्लाह भी सब्र देता है। रोज़ा एक ऐसी चीज़ है जो आप अल्लाह के लिए रखते हैं, जो खालिस्तन है ही सिर्फ अल्लाह के लिए, और उसमें फिर अल्लाह आपको सब्र देता है। हाँ, रोज़े से नहीं होती। और आजकल तो मौसम बड़ा अच्छा है, अगर 1-2 दिन धूप निकलती है तो अगले 2 दिन क्लाउडी होता है, रेनी होता है, तो मौसम ठंडा रहता है। तो हमारा किचन जनाब आज सिंपल, स्मार्ट और झटपट वाली रेसिपीज़ के साथ मैं विश ने एक बार फिर से किचन की सारी तैयारी मुकम्मल कर ली है। होपफुली आपके भी किचन की तैयारियां इस वक्त मुकम्मल होने की जानिब जारी होंगी, क्योंकि इफ्तार में वक्त कम ही रह गया है। 6 बजे के बाद जो है वो इफ्तार हो जाएगा, 6, 18, 19 या 20 पर। तो मुकाबला सख्त है और वक्त कम है सबके किचन में। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।